हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का डियर मैथ्स गुरुजी के चैनल पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईपीएस, आरआरबी, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 सभी के यहां पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग जाकर देख लें। इसके बाद आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर आता है। सबसे पहले तो पेपर को जानो भाई। अगर फॉर्म भरने का सोच रहे हो, अगर नहीं भरा है तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पेपर आता कितना आसान है भाई, कि आप उसे क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये पूरा पेपर देख लिया कि किस तरीके का आता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने ये सोच रखा होगा कि हम बैंक की नौकरी नहीं कर सकते, हम तैयारी नहीं कर सकते, वो भी ये सोचने लगेंगे कि ये तो बहुत आसान है, कि हम तो बैंक की नौकरी पा सकते हैं और इसी बार पा लेंगे। देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है और क्या अप्रोच रहती है उसको सॉल्व करने की। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। आपको जिस भाषा में उचित लगे उस भाषा में आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको दोनों ही भाषाओं में सॉल्व कराऊंगा, यानी कि मैं हिंदी भाषा में बोलूंगा और टर्मोलॉजी, मैथ में तो वैसे भी टर्मोलॉजी यूज करूंगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों ही भाषाओं के विद्यार्थी इसे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5:1. If the speed of traveling downstream is 24 km per hour, then find the time taken by boat to cover 48 km while moving upstream. सबसे पहले तो जान लो कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम हमारा होता है कि जब कोई नाव धारा के अनुकूल चलती है, यानी कि बोट प्लस वाटर दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस डब्लू, इसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये बात आपको पता चल गई। यहाँ पर b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमको 24 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। 24 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है। b माइनस डब्ल्यू हमको निकालना है, फिर बताना है कि 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। यानी कि मुझे t बराबर बताना है कितना लगेगा और 48 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, और वो भी b माइनस डब्ल्यू स्पीड से। ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए बड़े ध्यान से, इसके बाद मुझे जो रेशियो दिया गया है, वो रेशियो क्या दिया गया है जरा उस पर हम गौर कर लेते हैं। हमको रेशियो दिया गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट यानी कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, इनका जो रेशियो है वो 5:1 दिया गया है। कितना दिया गया? 5:1। यहाँ से बच्चे अगर मैं इसमें कंपाउंडो डिवाइडेंडो लगा दूं तो ऊपर b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा हमारा और नीचे b माइनस डब्ल्यू हो जाएगा हमारा। कि कंपाउंडो डिवाइडेंडो ये कहता है योगांतरानुपात, ऊपर वाली वैल्यू में एक बार जोड़ दो, उसी वैल्यू में एक बार घटा दो। ये ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। क्या 6 की वैल्यू हमें दी गई है? 6 की वैल्यू हमें 24 दी गई है। ये कितने गुना है? 4 गुना है। तो क्या ये भी 4 गुना हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 16। तो मुझे पता चल गया कि b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर्स है। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं बच्चे, तो 48/16 आंसर आ गया 3। हमको पता चल गया कि 3 घंटे का समय लगेगा अगर वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट। अब इतनी सारी चीजों में बच्चे ये चीज ऑरली होती है, ये चीज मन में ही हो जाती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये चीजें तो लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन करनी थी आपको बच्चे, इतनी कैलकुलेशन बस। समझ में आ गई बात? सिर्फ 10 सेकंड लगते आपको करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के उस भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 18√2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि वर्ग क्या होता है बच्चे।
तो वर्ग हमारा एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग बोलते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर ए होगी तो उसका जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल होता है वो a√2 होता है। a√2 की वैल्यू हमें 18√2 दे रखी है बच्चे। तो क्या यहां से हम a बराबर √18 निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलो। अगर a बराबर बच्चे यहां से 18 निकल कर आ गया तो अब उसने हमसे पूछा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। तो एक बात बताओ कि अगर कोई समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो अगर उसकी ऊंचाई ये h है, ये इसका बेस है, तो क्या हम इसमें फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दें? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर b की वैल्यू आपको दी गई है क्या? नहीं दी गई है, पूछी गई है। h की वैल्यू आपने 18 निकाल दी। तो अब यहाँ से अगर हमको b निकालना होगा तो बड़े आसानी से हम b निकाल सकते हैं। कैसे? 108 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18। 9 से ये गया, 9 से ये 1 और 2, आंसर आ गया हमारा 12, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। आधार जो होगा वो 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात सभी? कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये आ गया DI भाई हमारे पास। DI भी पूछा जाता है। देखो जैसे 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ गए, DI आ गए। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है कि ऐसा पेपर आया था, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। DI कैसी आती है, किस लेवल की DI आती है, आप यहां से देख सकते हो। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा करो कि कितने क्वेश्चन की DI दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक की DI आपको यहाँ पर दी गई है। डायरेक्शन पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित बार ग्राफ जनवरी के पहले सप्ताह में ताजमहल में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि विजिटर्स कितने आए हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं सोमवार को कहूं तो 2000 विजिटर आए हैं। अगर मैं सोमवार की बात करूं तो विजिटर कितने आए हैं? 2000 आए। अगर मैं आपसे कहूं कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को कितने आए तो आप कहोगे 4000 आए हैं। अगर मैं कहूं कि वेडनेसडे को तो आप कहोगे 5000 आए हैं। मैं कहूं थर्सडे को तो आप कहोगे 3000। मैं कहूं फ्राइडे को तो आप कहोगे 2500। मैं कहूं सैटरडे को तो आप कहोगे 3500। इस तरीके से विजिटर्स आए हुए हैं ये। ठीक है, ये विजिटर्स आए हुए। अब क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाएंगे उन चीज के बारे में हम आगे देख लेते हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे को ये रहे, सैटरडे को ये रहे, कितने ज्यादा हैं परसेंटेज में? भाई कितने ज्यादा हैं? कितने ज्यादा हैं? 1000 ज्यादा है। किससे? 2500 से। इंटू 100, 0 से 0, 25 से 4, यानी कि कितना आ गया भाई? 40% आ गया। आंसर कितना बना भाई? 40% आंसर बन गया। क्लियर है बात इतनी सभी को? यहां तक बच्चे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देख पा रहे होगे आप लोग कितना आसान पेपर आता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द विजिटर्स हु विजिट द ताजमहल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक जितने भी विजिटर्स आए उन सभी का एवरेज बताना है। मंडे से फ्राइडे ये रहा, 2000, 4000, 6000, 6 और 5 11000, 11 और 3 14000, 14 और ये 16500, 16500। अब एवरेज का मतलब बच्चे होता क्या है? एवरेज का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। 3300। आंसर कितना आ गया हमारा? 3300। यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द विच डे ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द ताजमहल इज हाईएस्ट। भाई कहां पर हाईएस्ट है? गिरा कौन सा है? वेडनेसडे। आंसर लगा दो। भाई इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप लोग, देख सकते हो आप, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ विजिटर्स हु विजिट द ताजमहल ऑन मंडे एंड थर्सडे। रेशियो निकालना है
मंडे और थर्सडे का, मंडे यानी कि ये रहा मंडे, और थर्सडे यानी कि थर्सडे आपका ये रहा, यानी कि 2:3 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2:3 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना सभी को? नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है अ मैन इन्वेस्टेड सम अमाउंट P एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड अर्न 792 एज इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। 20% उसने दिया भाई, 2 साल के लिए दिया, 20% 2 साल के लिए दिया। आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 20% अगर 2 साल के लिए दिया गया है तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होती तो आपको पता होता, ये डायरेक्ट 44% में याद करवाता हूँ। 44% की वैल्यू 792 दी गई है, तो 100% की वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। तो 792 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100, 11 से करो 4 बार गया, 11 से करो कितनी बार? 7 और 2 72, 4 से करो 4 एकम 4, और यहाँ से कितना 8, यानी कि हमारा कितना आ गया? 1800 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको समझ लो कि इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट क्या होता है, इसको समझ। जैसे 20% फॉर 2 ईयर, इस फॉर्मूले में रख दो, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। जैसे इसमें रखोगे आप 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0, 40 और 4 44। इफेक्टिव रेट परसेंट कितना आ गया निकल के? 44%। मतलब ये हुआ कि अगर 20% के हिसाब से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होता तो 40% मिलता, लेकिन 20% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 44% मिलेगा। तो 44% की वैल्यू 7920, तो हमको P की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। आंसर आ गया हमारा 1800। क्लियर है बात सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है कि 3 साल पहले A और B के बीच की आयु का अनुपात 3:4 था। 3 साल पहले कितना था? 3:4। और 3 साल बाद A और B के बीच की आयु का अनुपात 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। एक बात बताओ, तो यहां से यहां तक टोटल डिफरेंस क्या 6 साल आ गया? 6 ईयर आ गया। ये 3 साल पहले, ये 3 साल बाद। अब वर्तमान आयु पूछी गई है, तो सबसे पहले तो देखो इस 6 साल का ये डिफरेंस आ गया, लेकिन रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो रेशियो के बीच में डिफरेंस तो 1 का आ रहा है। तो क्या 1 की वैल्यू 6 होगी? तो क्या 3 की वैल्यू 18 होगी? क्या 4 की वैल्यू 24 होगी? अब उसने पूछा है तो उनकी आयु के, वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना होगा? 18 और 24 हो गई ना इनकी, ये 3 साल पहले की हो गई। अगर मैं वर्तमान की निकालने जाऊं, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की, तो 18 में 3 जोड़ दो और 24 में 3 जोड़ दो, 21:27। 3 से करो 7:9। आंसर कितना आ गया? 7:9, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। एक और डीआई आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। दी गई तालिका 5 विभिन्न स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। द गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल। स्कूल ए में नंबर ऑफ बॉयज 80 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 50 हैं। स्कूल बी में नंबर ऑफ बॉयज 90 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 60 हैं। स्कूल सी में नंबर ऑफ बॉयज 70 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 40 हैं। स्कूल डी में नंबर ऑफ बॉयज 70 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 90 हैं। स्कूल ई में 90 और 80 हैं। अब क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं जो 10 से 14 तक होंगे, उनको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी and E together is how much % more or less than the total number of student in school D. Total number of girls in school C and E
सी एंड ई के पास चलो, सी और ई, इसमें गर्ल्स के पास चलो, ये रही कितनी हो गई 130, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी, स्कूल डी के पास टोटल कितने हो जाएंगे 90 और 160। ये देखिए सी और ई में गर्ल्स, तो सी में 40 है और ई में 80 है, तो टोटल कितनी हो गई 120, टोटल 120 हो गई। ये बात समझ में। और यहाँ 160 है, कितने कम है 40, इसके कंपेयर में 160 के कंपेयर में, तो कितना कर दो 100 कर दो। 40 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 25, तो मुझे पता चल गया कि 25% कम है, 25% क्या है कम है। ये बात समझ में आ गई सभी, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड डी, बी और डी के पास चलते हैं, बी और डी। ये रहा 60 और 90 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसका रेशियो बी और सी में लड़कों की संख्या, तो बी और सी में लड़कों की 90 और 70 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इसमें भी होगा, डिवाइडेड बाय 2 इसमें भी होगा, एवरेज है 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया। रेशियो पूछा है कितना आ गया 15:16, यही आंसर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यही तो पूछा है स्कूल बी और डी में लड़कियों की औसत संख्या और स्कूल बी और सी में लड़कों की औसत संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है हमको, तो निकल कर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा लिखा हुआ है कि स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले हमको देखना होगा स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या, तो इसकी स्कूल ई के पास चलते हैं और लड़कियों की संख्या देखते हैं। तो स्कूल ई में लड़कियों की संख्या 80 है, भाई रख दो 80। कुल संख्या स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। स्कूल डी में छात्रों की संख्या पे आ जाओ भाई, 90 और 70 160 है, 160 डिवाइड इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालोगे 80 से 2 बार जाएगा, 2 से 50, 50% निकल कर आ गया कि नहीं। समझ में आ गई सभी को, क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल डी के पास चलो, तो कितना हो जाएगा हमारा 160 हो गए। अरे भाई हाँ या ना, समझ में आ रही ना बात, ये रहे। इसके बाद स्कूल डी हो गया और टोटल नंबर ऑफ स्कूल ए में आ जाओ, ए ये रहा, तो 80-50 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 16:13, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये लिखा हुआ स्कूल बी सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या, बी में आ जाओ, सी में आ जाओ और ई में आ जाओ, 100 180 टोटल डिवाइडेड बाय 3 6 60 आ गया। आंसर हमारा कौन सा बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, पूछा गया हमसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपके पास अब ये क्वेश्चन आ गए, ये हमारे आ गए किस टाइप के क्वेश्चन। एक नंबर सीरीज होती है और सीरीज में मिसिंग कोई नंबर मिस होता है, उसको आपको ढूंढना होता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अब जैसे 16 लिखा हुआ है, फिर 24, फिर 36, फिर 72, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब यहां पर क्या बनेगा इसको देखना पड़ेगा हमको, कौन सा पैटर्न बनेगा वो चीज देखनी पड़ेगी हमको। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले इसमें गैप ढूंढो, कितने का है 16 और 24 के बीच में गैप कितने का है 8 का। 24 और 36 के बीच में गैप कितने का है 16 का। नहीं, यहां से हमारा कितना बचेगा 6 से 12 का। यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है, तो यहां पर जो गैप होना चाहिए वो 16 का होना चाहिए। देख लेते हैं 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। अगर यहाँ 52 होगा तो यहाँ गैप 20 का होना चाहिए, जो कि हो रहा है, तो कंफर्म बात होगी। आंसर कौन सा आ गया 52, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे क्लियर हुई बात कि नहीं बताओ। मैंने क्या बोला कि 16 और 24 में 8 का गैप, 24 और 36 में 12 का गैप, 36 और 52 में 16 का गैप।
क्योंकि 4-4 का गैप बढ़ता हुआ चला जा रहा है और 16 और 20 का गैप, आंसर हमारा आ गया 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको देखिए। 288 से 275 पे गए, गैप देखिए सबसे पहले। तो 75 और 88 के बीच में जो गैप है हमारा, वो कितने का बन रहा है? 5 और 8 13। यहां पर गैप कितने का बन रहा है? 62 से 75 तक के बीच में। तो 8 और 5 13। यहां गैप कितने का बन रहा है? 13, कम होता जा रहा है। यहां भी गैप कितने का बनेगा? 13। तो देखो 249 में से 13 हटाओगे तो कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा 3, यहां पर 3 और यहां 2, 233। 9 में से 3 6, सॉरी 236 यानी कि ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो, ये तो हमारा 21 का स्क्वायर है, ये अगर हम देखें 289, तो ये तो 7 का क्यूब है। ये 18 स्क्वायर है, ये 17 स्क्वायर है, 18, ये 19 स्क्वायर है, ये 20 स्क्वायर बनेगा। 400 आंसर है। ये स्क्वायर में दिया गया था। पहला हमारा कितना था? 17 स्क्वायर, दूसरा 18 स्क्वायर, तीसरा 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, यानी कि 20 यानी 400 आंसर है। इधर आ जाते हैं। यहां पर गैप देखा मैंने तो 8 का गैप है, यहां गैप देखा तो ये 27 का गैप है, यहां गैप देखा तो 47 और 111 पे अगर हम जाएंगे तो ये हमारा बनेगा कितने का गैप? 64, यानी कि 64 का गैप है। और यहाँ पर अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, 111 प्लस 125 ये जोड़ देंगे इसमें, तो 6, 3 और 2, 236 आंसर बनेगा इसका। 236 यानी कि ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 236 में अगला जोड़ोगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब हमारा 216 में जोड़ दिया जाएगा, वैसे ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर दिया गया है कि कंप्रेहेंशन है, एक क्वेश्चन है 20 से 22 तक, 20, 21, 22 3 क्वेश्चन दिए गए, इसके ऊपर बेस्ड है। वो क्या है? दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो देखिए समझिए, लिखा हुआ ए और बी ने 4:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 4 महीने अधिक के लिए निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 35,000 रुपए था, जिसमें बी ने 15,000 रुपए अर्जित किए। क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन दी गई है? ए और बी हैं, ए और बी, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? कैपिटल 4:5 के रेशियो। ए ने बी की तुलना में 4 महीने अधिक के लिए निवेश किया है। ए ने बी की तुलना में, अगर इसने एक्स के लिए निवेश किया है तो इसने x+4 के लिए निवेश किया है टाइम पर। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ है वो 3500 रुपए है, जिसमें से बी ने 15,000 रुपए अर्जित किए, यानी कि बी का लाभ देखा जाए तो 15,000 है। टोटल 35,000 है, तो इसका 20,000 है। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब यहां से हम बड़े आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पूछा ए और बी के निवेश की समयावधि का अनुपात क्या है। देखो सबसे पहले यहां पर ये दिया गया है, तो 4 × x+4 डिवाइडेड बाय 5 × x बराबर 2000/1500 क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है? कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, इधर ले जाओ तो ये 60 हो गया और x+4 हो गया, यहां से ये 10 हो गया। x 0 से 0 कैंसिल, 6x - के x
और माइनस के 24, यही तो होगा। 6x 24 और ये x। यहां से देखेंगे तो x बराबर हमारे पास जो निकल कर आया, यहां से कुछ गड़बड़ हुआ क्या देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। 15 4 60, 5 और 2 10, 10x। ओके, ये 20 बचेगा, ये 100 बचेगा। 100 में से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 बचेगा यहाँ, 10 और 10 के पास तो 50। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा जरा। देखो, ये हमारा हो जाएगा 15 और 4 60, x प्लस 240। यहां पर कितना था हमारा, ये था, और इंटू 5x, ये बनेगा। ठीक है बच्चे, इसमें से 3 जीरो खत्म हो चुके थे तो 20 बचा था यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पर 20 में से एक जीरो और खत्म करो यहाँ से, तो 6x बचेगा। अब 6x माइनस 10x बराबर माइनस 24, ये बचेगा। तो x बराबर बचेगा माइनस 24 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ टाइम आ गया 10 और यहाँ टाइम आ गया आपका 6। रेशियो अगर मैं देखूँ तो 5:3 आ गया। उसने हमसे यही पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर 5:3 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश कितना है। अब ए के द्वारा अगर मुझे निवेश निकालना है कि ए के द्वारा कितना निवेश किया गया, तो आप निकाल सकते हो। उसने बोला व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए इन बिजनेस। ए और बी ने 4:5 के रेशियो में व्यवसाय में निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 4 महीने अधिक के लिए निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,000 रुपये था, जिसमें से बी ने 15,000 रुपये अर्जित किए। तो व्यवसाय ए के द्वारा किया गया, व्यवसाय में ए के द्वारा किया गया निवेश बताना है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है भाई, कैपिटल है वो 4:5 के रेशियो में है, पहली बात कैपिटल हमारे पास 4:5 के रेशियो में है। दूसरा अगर हम देखें तो टाइम है, तो टाइम का रेशियो भी हमने अभी निकाल दिया, 5:3 का है। ठीक है, कैपिटल आ गया, टाइम आ गया। अब हमको यहां से अगर हम देखें तो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 5 और 4 20 और 15, ये आ गया। तो 35 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 35,000 टोटल प्रॉफिट की। 35 से 35 कैंसिल, एक की वैल्यू 1,000। अगर एक की वैल्यू 1,000 आ गई, अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है भाई, मुझसे पूछा गया है। तो बताइए कि ए के द्वारा कितना कैपिटल निवेश किया गया। तो यहाँ 20 है और यहाँ 15 है, क्योंकि इसके द्वारा जो निवेश किया गया है वो 4 है और इसके द्वारा 5 किया गया निवेश। ये 5 है और ये 3 है। अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि ये 4x है, ये 5x है, ये y है और ये y है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 20xy है और ये 15xy है, तो ये 35xy की वैल्यू आपके पास आ गई। 35xy की वैल्यू आपके पास आ गई। 35xy की वैल्यू ये है, तो xy की वैल्यू ये आ गई निकल के। लेकिन मुझे यहां पर निकालना है 4x की वैल्यू, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा निकालना। नेक्स्ट के पास चलते हैं। ए के निवेश की समय अवधि क्या है। ए के निवेश की जो समय अवधि है उसका 4 महीने अधिक लगता है समय। तो इनका निकल के आया था समय अवधि 10 और 6 10 मंथ्स। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक मिश्रण में 10 लीटर दूध और 40 लीटर पानी है। दूध वाले ने मिश्रण में से 40 लीटर पानी मिलाया है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। एक 100 लीटर का दूध और 40 लीटर पानी है। यदि दूध वाले ने मिश्रण में 40 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। इसमें लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर कंटेन 100 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 40 लीटर्स ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है, उसके अंदर अगर मैं मिल्क की बात करूं तो वो 100 है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वो 40 है।
इफ द मिल्कमैन एडेड 40 लीटर ऑफ वाटर, अगर इसमें मिल्कमैन आता है और 40 लीटर का वाटर इसमें ऐड कर देता है, कितना वाटर ऐड कर देता है, 40 लीटर का वो वाटर ऐड कर देता है, 40 लीटर वाटर उसने ऐड कर दिया। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में अगर आपको रेशियो बताना है तो इसका मतलब चेंज किसके अंदर होगा, सिर्फ मिल्क के अंदर चेंज होगा, यानी कि नाउ न्यू रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो की अगर हम बात करें तो मिल्क तो 100 ही रहेगा, लेकिन वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इनका मुझे रेशियो बताना है, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4, तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 5:4। यही हमारा नया रेशियो बन जाएगा मिल्क एंड वाटर का। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ, a tank has 2 inlet pipe which can fill the tank in 3 hours and 4 hours respectively, and has 1 outlet pipe which can empty the tank in 6 hours. If all the pipe work together, then in how many hours the tank will be filled? यानी कि आपके पास एक टैंक है और उस टैंक के अंदर 3 पाइप लगे हुए हैं, टैंक है और टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं। पाइप ए लगा हुआ है, एक इनलेट पाइप है तो इनलेट पाइप 1 लगा हुआ है, एक इनलेट पाइप 2 लगा हुआ है और एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है। इस तरीके से 3 पाइप लगे हुए हैं। अब ये कहा गया है इसके अंदर कि जो इनलेट वाला पहला वाला पाइप है वो टैंक को भर देता है 3 घंटे के अंदर, यानी कि पहला वाला पाइप है वो 3 घंटे के अंदर भर देता है, दूसरा वाला पाइप है वो 4 घंटे के अंदर भर देता है, और जो खाली करने वाला है वो 6 घंटे के अंदर खाली कर देता है। ये बातें हमको बताई गई हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे कि आप टैंक की कैपेसिटी मानोगे, जैसा कि हर बार करते हो। तो कैपेसिटी एक ऐसी वैल्यू मानोगे जो आपका 3 से भी कैंसिल आउट हो जाए, जो आपकी 4 से भी कैंसिल आउट हो जाए और जो आपकी 6 से भी कैंसिल आउट हो जाए। तो आप ऐसी वैल्यू क्या मानोगे, तो आप कहोगे 12 ले लेते हैं। आपने ये ले ली टैंक की कैपेसिटी, तो ये हमारी क्या मान ली आपने, टैंक की कैपेसिटी मान ली। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब ये कहा गया है, अब बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं कि पहला वाला जो पाइप है वो 3 घंटे में अगर 12 लीटर को फिल कर सकता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 4 बनेगी, प्लस के 4 बनेगी क्योंकि भर रहा है, इसकी बनेगी प्लस के 3 क्योंकि खाली कर रहा है, इसकी वो भर रहा है, इसकी माइनस के 2 क्योंकि खाली कर रहा है। अब ये तीनों को एक साथ काम करवाना है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 4 3 7 माइनस 2 5 हो जाएगी एफिशिएंसी। इस 5 की एफिशिएंसी से ये 12 काम करवाना है, तो 12 काम करवाने में 5 और 2 10, 2 सही 2/5, इतने घंटे लगेंगे, 2 सही 2/5, या फिर हम 12/5 भी डायरेक्ट कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कैसे दिए गए, 12/5 ही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर हुई इतनी बात सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, वो दिए गए हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के हैं क्वेश्चन, ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट का पेपर होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। डीआई तब भी कम पूछी जाती है, और डीआई अगर पूछी जाती है तो सिर्फ कैलकुलेटेड डीआई पूछी जाती है, आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल डीआई नहीं पूछी जाती उसके अंदर। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बोर्ड मास का रूल लगेगा। अब आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। बोर्ड मास का रूल ये कहता है BODMAS बोर्ड मास, एक भी और लगता है यहाँ पर बी बोर्ड मास। अब यहाँ पर S का मतलब होता है बच्चे माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना किसी चीज को। A का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि जोड़ना किसी चीज को। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप जानते ही हो, गुणा करना किसी चीज का। डिवाइड का मतलब जानते ही हो, भाग करना किसी चीज का। ऑफ का मतलब, इसको ऑफ बोलते हैं, और ऑफ का मतलब भी हमारा एक तरीके से गुणा ही होता है। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट आपका, और ब्रैकेट हमारे 3 तरीके के होते हैं, उनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। करली ब्रैकेट होता है एक हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है, एक हमारा ओपन ब्रैकेट होता है।
ये होता है बेनी कॉलम। इस तरीके से अगर ऊपर किसी की लाइन खिंची होती है तो ये सबसे पहले सॉल्व। तो सबसे पहले वी सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व, फिर ऑफ सॉल्व, फिर डिवाइड सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन हमेशा करते हैं पूरे मैथ के अंदर। अगर बोर्ड मास को आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें देखोगे कि 2500 लिखा हुआ है प्लस 450 बटे क्वेश्चन मार्क और डिवाइडेड बाय 9 लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ पर। तो मैं 2500 को ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, कोई समस्या नहीं आपको होनी चाहिए। प्लस 450 लिखा हुआ है बच्चे, 450। क्वेश्चन मार्क को अगर मैं x मान लूँ, x, और इसके डिवाइड में 9 है तो वो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। यहाँ पर आ जाएगा 2550, कोई समस्या नहीं। 9 से इसको कैंसिल किया तो ये 50 आ गया। इसको इधर लेकर आते हैं, ये 50 बटे x, ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2550 माइनस 2500, तो यहाँ से 50x बचा, 50 बटे x, और यहाँ से भी 50 बचा ओनली, कैंसिल आउट कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आ गई वो 1 निकल कर आ गई। यही हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर हुई इतनी बात सभी लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 25% बराबर क्या होता है। कैसे सॉल्व करते हैं? 25 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आता है, 25 से 100 कैंसिल होगा तो 1/4। मैं याद करवाता हूँ ये सारी चीज़ें। आई होप अगर इस पेपर को देने के लिए एग्जाम में बैठोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी होंगी। इसी तरीके से 20% बराबर कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो इसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी आप बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों। जैसे 60 का मतलब क्या होता है, या ऑफ लिखा होता है इंग्लिश में। 60 ऑफ 25% मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हम इसको 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 45 यहाँ से लिख सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, 1/5 यहाँ से कर सकते हैं। 5 से ये 9 आ गया, 4 से ये 15 आ गया, 15 और 9 कितना हो गया हमारा? 24 हो गया। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, देखिए समझिए, लिखा हुआ है ये x 1/3, तो ये x 1/3 को यही रहने दो। नहीं, क्वेश्चन मार्क को x मान लिया मैंने ना, बाकी सबको उधर ले जाओ। 8 1/4 माइनस 2 2/3 माइनस 4 1/4। x 1/3 को यहीं रहने दो। यहां से मैंने देखा तो 8 -2 और -4, ब्रैकेट में अलग लिखो 1/4। या अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको तो इसको डायरेक्ट सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे होगे ये क्या हो रहा है, तो एक सिंपल सा भी तरीका होता है सॉल्व करने का। सिंपल सा तरीका ये होता है सॉल्व करने का, अच्छा वैल्यू तो सही निकल कर आ गई थी पहले भी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में x की वैल्यू पूछी गई थी। ओके, सही वैल्यू तब भी आ गई थी। देखो 8 4 32, 33/4 माइनस 3 दूनी 6 और 2 8/3, 17/4। x 1/3 बराबर 12 नीचे आ गया, 3 99 आ गया, माइनस 4 32 आ गया, 3 51 आ गया। x 1/3 99 माइनस 83/12 आ गया। x 1/3 99 माइनस 83 कितना हो जाएगा? 16/12। 4 4 16 और 4 और 3 12, 1/3
तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। पहले वाले मेथड से भी आ जाता, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, पूरा कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया हमारे पास, 1 निकल कर आ गया। बस ऐसे कर लो, सिंपल सा सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो इसको 1/3 को उधर ले जाते आप, तो जैसे ही आपका ये था 4/3, 1/3 ऊपर जाता तो यहाँ से ये निकल कर आ जाता, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, बताओ क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो 1156 984, इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे समझने की कोशिश करिएगा। इस 4 को यहाँ दे दे तो 1160 हो जाएगा कि नहीं, 1160 हो गया, 900 इसमें जोड़ दो तो ये हो गया 2060। 2060 में 40 दे दो तो 2060 2100, 2140, 2140 हो गया इतना। 2140 में से 2256 जाएगा, तो अगर 2240 जाता 2140 में से तो 100 बचता, 100 बचता। लेकिन आपको 16 और ज्यादा जाना है, तो 16, 100 में से 16 और चला जाएगा तो बचेगा 84। 84 में 160 जुड़ जाएगा, 84 और 160 माइनस हो जाएगा, 166 माइनस 84। ये कहीं गड़बड़ हुई फिर से, ये देख लो, यहां से करना पड़ेगा 1156 और 984, 0 4 1, 2140 ही तो बन रहा है, और 2256 में से माइनस कर दो 2140, 6 1 1, 116, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 116। 116 में से 166 चला जाएगा, 116 में से 166 चला जाएगा, 116 ही बन रहा है क्या, 116, और 116 में से 166 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा निकल के, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू बड़ी है यहाँ पर, प्लस वाली छोटी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा निकल के 50। डिजिटल सम से कहाँ मिस्टेक हुई एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4, 9 खत्म, 8 और 4 12, 12 2 और 1 3, 7 हो गया ये। 6 और 6 12 और 13, 13 3 1 4, 4 जोड़ दो, 8 और 4 11 2, 5 और 4 9 6 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 के अकॉर्डिंग। अच्छा 9 माइनस 4 5, 5 ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। डिजिटल सम में आपको समझा दूंगा भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, डिजिटल सम के बारे में पूरी आपको डिटेल जानकारी में दे दूंगा, एक पूरा वीडियो बना दूंगा डिजिटल सम का। बहुत अच्छा मेथड होता है जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू है भाई, ये रूट लगा हुआ है, पूरे के ऊपर लगा हुआ है ये रूट, ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है मल्टीप्लाई 12 4 48, 48 माइनस 12 36, 36 प्लस 28, 36 प्लस 28, तो इसको दे दो 30, 30 30 60 64, 64 बाहर आएगा 8, आंसर कितना बन गया 1। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते, ये रहा 7 प्लस 11 और 19 प्लस 13, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई, और 19 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 हो गया, 30 32 हो जाएगा, 32 हो गया, 18 और ये 32। अब यहां से देखो 9 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 16 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। अब स्क्वायर है, मुझे एक्स स्क्वायर बराबर अगर ये दिया गया है तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 9, ये x बराबर क्या आ जाएगा 3 2 और 16 में से 4, 4 और 3 12 और 2 24, आंसर कितना आ गया 24, ठीक है। प्लस माइनस 24 होता तो आंसर सही प्लस माइनस 24 भी होता, क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है यहाँ पर, लेकिन हमको सारी वैल्यू प्लस में दी गई है तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लिखा हुआ है रूट 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 और रूट 56।
अब सबसे पहले देखो ये रूट जो लगा हुआ है ना वो सिर्फ 25 पे लगा हुआ है बस, तो रूट 25 का मतलब होता है 5 और 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 15 प्लस 256 होता है हमारा 16। अब सबसे पहले ब्रैकेट 12 5 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 डिवाइड 15 चौक 60 16 20। आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया? 20 निकल कर आ गया। क्लियर है बस सभी को? ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कैसे सॉल्व होगा? 15/11 है इंटू 143। भाई 11 से 143 कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 15 3 45 का 5 4 लगा, 15 और 4 19 195 प्लस 30 225 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 225। एक्स बराबर क्या 15 निकल कर आया कि नहीं आया? 15। क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 12.5% ऑफ 80, तो 1/8 हो गया 12.5% का मतलब। भाई ये सब तो याद होना चाहिए आपको। 12.5% बराबर क्या होता है? 1/8। कैसे पता? 25% बराबर कितना होता है? 1/4। ये इसका आधा है तो ये भी 1/8 और इंटू 80 माइनस एक्स। 10% बराबर होता है 1/10 और इंटू 60। 0 से 0 चला गया, 8 से ये गया तो 10 आ गया, तो यहां से मैंने देखा तो 10 यहां से बचा और 6 यहां से बचा और बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 4 आ गया निकल। यही आंसर, यही आंसर। ये देखिए, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। 15 इंटू एक्स 26 गुणा 4, तो 15 यहीं रहने दो, 2x यहीं रहने दो, प्लस 26 इंटू 4 कर दो, 26 का डबल 52, 52 का डबल 104 बराबर 284। ये इधर आएगा तो 15 इंटू एक्स 284 माइनस 104, तो 15 गुणा एक्स ये बनेगा 170, ठीक है, सॉरी 180। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 180/15। 15 से एक बार गया तो 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 12। यही आंसर। इसको सॉल्व कर दो भाई। सबसे पहले ये 5 दूनी 10 और 5 और 3 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और 6 18, तो 23 और 18 को जोड़ दो, 8 और 3 11, 1 2 1 3 1 4 41। ये आंसर करेक्ट। 3 का क्यूब 27, 12 और 4 48, 5 और 5 25 बराबर एक्स। 27 और 48 कितना हो जाएगा हमारा? 7 और 4 15, 5 4 और 2 6 7 माइनस 25 बराबर एक्स। 50 आंसर निकल के आ गया। ये हो गई हमारी एक्स की। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे आ जाओ। 18 इंटू 6 48, 4 बचा, 8 छिंग 48, 8 4 बचा, 6 और 4 108 हो गया, माइनस 25 इंटू 4 100 रूट एक्स। यहां से कितना आ गया? 8 बराबर रूट एक्स। एक्स बराबर हो गया 64। यही आंसर। यहां पर आ जाओ 24/5 डिवाइडेड बाय 12/35। तो हमेशा याद रखना कि जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में डिवाइड होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इनका फ्रैक्शन बदल जाता है। ऐसे लिख देंगे 12 दूनी 24 और 5 7 35 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 18 बराबर एक्स। यही तो बनेगा। 7 और 2 14 प्लस 144 माइनस के 18 बराबर एक्स। 14 माइनस के 18 144 माइनस के 4 बराबर एक्स। एक्स बराबर 140 आ गया कि नहीं? आके बताओ। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ठीक है।
ये लिखा हुआ है आपके पास 126, 228, 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा 104, 128, 104 इसमें जोड़ दो तो 130, 130 और 230, 230 और 430, 430 और 450, 450, 458। ये बना। एक बार फिर से देखते हैं, देखो क्या बनेगा 26 इंटू 5 52, 104, 104 आ गया इसका, 104 और 126 230, 230 ये 230 हो गया और 2 430, 430 और 20 450 और 458, 458 आ गया यहाँ से। अब देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 18 का 324 होता है, 14 का होता नहीं, 32 का होता नहीं, 22 का होता नहीं। 458 किसका होगा 22 का होगा क्या नहीं होगा, 32 का भी नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ओके 26 इंटू 5 है भाई, 26 इंटू 5 है 130 होगा ये, सॉरी 130 होगा भाई ये 130। ठीक 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 मिस्टेक हो गई थोड़ी, 130 होगा। अब आ जाएगा देखो 130 ये हो गया और 126 ये हो गया तो 250, 256 हो गया, 256 और 228 तो 256, 228, 256 और 228 बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां से देख लो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4 बचा, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 2 4, एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 22, यही आंसर, ये ऑप्शन ये होगा भाई। इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ 24 men complete a work in 40 days, then 1/3 of total men will complete the same work in। 24 आदमी हैं, किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, आदमियों को अगर 1/3 कर देंगे तो दिन भाई 3 गुना हो जाएंगे, 120 दिन में काम होगा। कैसे पता, टोटल वर्क बराबर होता है हमारा टाइम टू एफिशिएंसी। टोटल वर्क अगर हमारा कांस्टेंट है तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो टाइम बढ़ जाएगा उतने ही गुना, तो 120 दिन में काम खत्म होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई सभी को बातें, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ये लेवल होता है हमारा पेपर, इस लेवल पे पेपर आता है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा, सारी चीजें समझी होंगी, तो इस लेवल को करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए 2 महीने मोर देन इनफ है, यानी कि एम्पल टाइम ऑफ यू, आपके पास एम्पल टाइम है और आप बड़े आराम से इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। 2 महीने के अंदर आप बड़े ही आसानी से इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और उन्हें पूरा कर सकते हो। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी तरीके से हम आपको और भी पेपर सॉल्व करवाएंगे कि पीओ लेवल का पेपर कैसा आता है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपको सारे पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगा विद बेस्ट अप्रोच के साथ। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको लाइक, सब्सक्राइब और